हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम आर्सेनिक एल्बम का अगला पार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे आर्सेनिक एल्बम डॉक्टर फिलिपिन्स बैले से। और इसमें सर ने जो है बेसिकली पर्सनैलिटी ही बताई है, इसमें फिजिकल जनरल्स तो कम ही है, बाकी कंपैरिजन बताया है कई सारी मेडिसिन के साथ जहाँ पर ये सिमिलर दिखती है दूसरी मेडिसिन के साथ। और इसको कई सारी कैटेगरीज में बांट के ना, जैसे इन्होंने 8 से 10 हेडिंग्स डाल के, जैसे फर्स्ट इनका है फास्टिडियसनेस, सेकेंड फिजिकल इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, सस्पिशन, डाउन टू अर्थ, एरिस्टोक्रेट, डिटर्मिनेशन, एंगर, सेल्फिशनेस, रिलेटिंग, मतलब इसके रिलेशंस कैसे होते हैं दूसरों के साथ वो, और फिजिकल अपीयरेंस। इस तरह से इन्होंने हेडिंग्स दे के बहुत अच्छे से बताई हुई है मेडिसिन। और बाकी जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक शायद हमने डाल दिया है अभी, और ये मेरे ख्याल से फिफ्थ या सिक्स्थ होगा। तो इसमें हम सबसे पहले तो सर ने ये बताया कि इसका कीनोट क्या है, वो हमको पता ही है, इसकी फिजिकल इनसिक्योरिटी, वो भी फिजिकल इनसिक्योरिटी है। इसमें कुछ लोगों में इमोशनल इनसिक्योरिटी होती है, जैसे नेट्राम्यूर हैं और कुछ दवाइयाँ हैं जिसमें इमोशनल, पल्सटिला है ना, इनको इमोशनली इनसिक्योरिटी होती है, इसलिए इमोशनल लेवल पे इनको चीज़ें चाहिए होती हैं। ये जो है आर्सेनिक एल्बम जो होता है, ये इसको फिजिकल इनसिक्योरिटी है। फिजिकल इनसिक्योरिटी की वजह से मतलब अपनी बॉडी को लेके, फिजिकल बॉडी को लेके कि मेरे को कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, या फिर मनी से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ों से इसकी इनसिक्योरिटी है। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है इसकी। और सर ने एक चीज़ बताई कि अगर आप आर्सेनिक एल्बम को समझना चाहते हो तो आपको एनल रिटेंटिव चीज़, एक टर्म है एनल रिटेंटिव, उसको समझना ज़रूरी है कि ये क्या होता है, एनल रिटेंटिव क्या होता है, पता है कुछ इसके बारे में? एनल रिटेंटिव इज ए पर्सनैलिटी ट्रेट दैट डिस्क्राइब समवन हु इज़ ओवरली कंसर्न विद डिटेल्स। ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होते हैं छोटी छोटी डिटेल्स को लेके, टू द पॉइंट दैट इट कैन बी अनॉइंग टू अदर्स। कुछ मतलब इस तरह इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं वो कि लोगों को अनॉय करने लग जाए, वो इस तरह की उनकी प्रवृत्ति होती है ना लोगों की। तो इस तरह के लोग जो होते हैं उनको एनल रिटेंटिव टाइप बोलते हैं। इसको अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि एनल रिटेंटिव टाइप कहाँ से आई है, टर्म कहाँ से आया। दे आर एक्सट्रीमली नीट, केयरफुल और प्रिसाइज। किस तरह का ट्रेट है ये, जिसमें जो लोग जो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा नीट, केयरफुल और प्रिसाइज होते हैं। एंड दे हैव एन ऑब्सेसिव अटेंशन टू डिटेल्स। ठीक है, ऑब्सेसिव अटेंशन डिटेल्स की होती है, इवन फॉर नॉन एसेंशियल डिटेल्स, मतलब जो चीज़ इतनी ज़रूरी भी नहीं है उस चीज़ को लेकर भी इतनी ज़्यादा उनके अंदर ऑब्सेशन होती है। दे हैव एन एक्सट्रीम नीड टू कंट्रोल देयर इन्वायरमेंट और सिचुएशन। इनके अंदर क्या है, अब डॉक्टर संकरन ने भी यही चीज़ बताई थी कि वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है आर्सेनिक, अपने इन्वायरमेंट को, अपने लोगों को, है ना, और अपनी सिचुएशंस को, सब चीज़ को वो कंट्रोल में रखना चाहता है। इसीलिए वो इतना स्ट्रेसफुल रहता है, इतना एंग्जाइटी रहती है उसके अंदर, क्योंकि आप हर एक चीज़ तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। जो लोग सरेंडर करते हैं वो उतने ही रिलैक्स रहते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि सरेंडर कर दो अपने आप को। जब आप बहुत स्ट्रेस में, तो लोग क्या बोलते हैं, सरेंडर कर दो, भगवान पे छोड़ दो सब कुछ, है ना। तो वहाँ से आप रिलैक्स हो जाते हो कि चलो जो होएगा अच्छा होएगा। मगर ये क्या है, इसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि ये हर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाए, या जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो जाए। तो इसकी वजह से ये इतना स्ट्रेसफुल रहता है, स्ट्रेस में रहता है हमेशा। तो दे माइट रिसर्च ए प्रोडक्ट एंडलेसली बिफोर बाइंग इट। कैसे हैं ये लोग, जो कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले 10 बार उसकी रिसर्च करेंगे कि अब जैसे आर्सेनिक पेशेंट आएगा ना, वो पहले पूछेगा आपने कोई ऐसा केस देखा है, आपने कोई ऐसे केस ठीक किए हैं क्या, आप कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते को, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं आर्सेनिक एल्बम के, है ना। तो और एक वो चीज़ भी पूछता है कि आपकी फीस कितनी, उसको लगता है कहीं मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाए, ऐसे डॉक्टर के पास ना मैं चला जाऊँ जो मेरे पैसे वेस्ट हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें भी रहती हैं उसके अंदर। तो बहुत बहुत सोचता है, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, प्रोडक्ट को लेने से पहले 10 बार उसकी रिसर्च करेगा और सोचेगा समझेगा उसको, तब जाके लेगा। द टर्म ओरिजिनेटेड इन फ्रूडियन psychoanalytic theory where an aspect of the anal stage of psychosexual development is pleasure in the retention of feces। ये बेसिकली कहाँ से आया टर्म, बच्चों की एक स्टेज आती है ये, जिसमें बच्चे ना अपना स्टूल रिटेंशन करने शुरू कर देते हैं, जिससे उनको प्लेजर मिलता है। ये एक स्टेज आती है बच्चों की। रुद्राक्ष में भी हुआ था ये। रुद्राक्ष जब 4 या 5 मंथ्स का था, तब 7-7 दिन तक ये पॉटी नहीं जाता था। हम लोग परेशान हो जाते, यार पॉटी नहीं गया, पॉटी नहीं गया, पॉटी नहीं गया, है ना। तो ये एक स्टेज आती है बच्चों में, जब वो अपने स्टूल को अंदर स्टोर करते हैं, रिटेंशन करते हैं उसकी, और उससे उनको प्लेजर मिलता है। ये एक स्टेज है, ये उसमें सर ने बताया है। ये जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है फ्रेडियन साइको एनालिटिक थ्योरी से निकला है, वेयर एन एस्पेक्ट ऑफ द एनल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज प्लेजर इन द रिटेंशन ऑफ फीसेस। ठीक है। सम सिनोनिम्स फॉर एनल रिटेंटिव इंक्लूड स्टबर्न, ऑब्सेसिव, स्ट्रिक्ट। ठीक है।
इसके कुछ सिनोनिम्स बता रहे हैं कि कैसे होते हैं ये लोग। स्टबर्न हैं, ऑब्सेसिव हैं, स्ट्रिक्ट हैं। एनल रिटेंटिव जो होता है, साइको एनालिसिस इसके हम देखें तो एक्सेसिवली ऑर्डरली एंड फसी, ठीक है, सपोजिंगली owing to conflict over toilet training in infancy. A person who is excessively orderly and fussy, ठीक है, anal retentive type has become stuck emotionally at the stage in early childhood. ये जो स्टेज है वो उसकी उसी स्टेज पे वो स्टक हो गया बंदा, और वही उसकी जो है वो आगे एल्डरली स्टेज में भी वो वैसे ही बिहेव कर रहा है उसी तरह। तो ये क्या करता है आर्सेनिक एल्बम, हर एक चीज़ को सप्रेस सप्रेस सप्रेस, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, तो यही उसका बिहेवियर बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये टर्म लाया गया है एनल रिटेंटिव टाइप, क्योंकि बच्चों में ये जो टर्म होता है वो इस तरह से यूज़ किया जाता है। हर बच्चों की भी ना एक बहुत अच्छी बुक है, मैं बताऊंगी उनका राइटर, उसमें ये सारी स्टेजेस दी हुई हैं बच्चों की, कि बच्चे किस किस एज में किस किस स्टेज पे आते हैं। वो कॉमन होता है, लगभग 90% बच्चों में वो चीज़ें आती हैं। तो ये है एनल रिटेंटिव टाइप। Anal retentive type has become stuck emotionally at the stage in early childhood, known commonly as the terrible toes, when the child has learned to say no and punishes the parents by refusing to cooperate, especially retaining his stool defiantly. ठीक है, जब बच्चे नो बोलना सीख जाते हैं ना, तो उनके अंदर हर चीज़ में वो नो 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 करेंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ से पनिश करते हैं अपने पेरेंट्स को, रिफ्यूज़ करते हैं कॉपरेट करने के लिए, स्पेशली रिटेनिंग हिज स्टूल डिफेंटली। डिफेंटली मतलब बागीपन, जैसे बगावत कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं डिफेंटली। तो इस तरह से वो करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं पेरेंट्स को पनिश करने के लिए। द एडल्ट एनल टाइप इज ऑलवेज सेइंग नो। एडल्ट, अगर हम इसी चीज़ को एडल्ट में लेंगे तो कैसे लेंगे इसको, वहाँ पे तो वो स्टूल नहीं रिटेन कर रहा है, तो उसको हम कैसे लेंगे। द एडल्ट एनल टाइप इज ऑलवेज सेइंग नो, हर चीज़ में नो, रेजिस्टिंग एंड होल्डिंग हिज एंगर इन, मतलब अपने जो एंगर है उसको होल्ड कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है ना। टेरिबल टोज का क्या मतलब है, जो हमने यहाँ पे यूज किया था, कॉमनली नोन एज टेरिबल टोज व्हेन चाइल्ड हैज लर्न टू से नो। दे आर डिफाइंड बाई आउटबर्स्ट और टेंट्रम, डिफेंट बिहेवियर और जनरली हैविंग ए वेरी फ्रस्ट्रेटेड टोडलर, ठीक है। तो ये इस तरह के लोग होते हैं जो टेंट्रम वाले, डिफेंट, है ना, डिफेंट बिहेवियर होगा इनका, वेरी फ्रस्ट्रेटेड से जो टोडलर्स होते हैं, इस तरह के लोगों के लिए ये यूज़ किया जाता है टेरिबल टोज। They can start anywhere from 18 to 30 months and can even carry on until your child is 4, ठीक है। ये स्टेज कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है, कई बार 18 महीने से 30 महीने तक के बच्चों में ये चीज़ें देखी जाती हैं, और कई बार 4 साल तक के बच्चों तक भी ये देखी जाती है। ये जब आप पॉटी ट्रेनिंग देते हो ना बच्चों को, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बच्चे पॉटी नहीं करना चाहते, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, कई बच्चे तो मतलब ना 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 करके ना, उनको आ रही होती है फिर भी उसको रोकते हैं वो। और एक मेरे पास केस था, उसमें क्या होता, बच्चा ना करता था मगर पॉटी उसको आती थी, और वो रात को सोते सोते उसने पॉटी पास कर दी, ऐसे हुआ। तो वही है ना, वो उसको फीलिंग, वो जो रिटर्न रोक रहा है ना, उसमें उसको प्लेजर मिल रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, टेंट्रम दिखा रहा है ना। तो किस तरह के लोग हो गए, ये ऑब्स्टिनेट हो गए, टेंट्रम वाले, और एंगर को कंट्रोल करने वाले, इस तरह के हैं। तो जो वो फ्रूट थे जिन्होंने ये टर्म दिया था, द एनल टाइप बिकम्स ऑर्डरली। कैसे होते हैं ये, कैसे ऑर्डरली होते हैं, पार्सिमोनियोसिस एंड ऑब्स्टिनेट, 3 तरह की चीज़ें इनमें बताई उन्होंने। पार्सिमोनी क्या होता है, पार्सिमोनी में अपीयर इन द एग्जेजरेटेड फॉर्म ऑफ एवराइस। जो एवराइस लोग होते हैं ना, कंजूस, उसका एग्जेजरेटेड फॉर्म कर दो तो उसको हम बोलते हैं पार्सिमोनी। एंड ऑब्स्टिनेसी कैन गो ओवर इनटू डिफेंस, और ऑब्स्टिनेसी कहाँ तक चली जाती है, डिफेंट कंडीशन तक चली जाती है। टू विच रेज एंड रिवेंजफुलनेस आर इजिली ज्वाइंट, ठीक है। इसके साथ साथ क्या आ गया, रेज और रिवेंजफुलनेस। तो ये सारी चीज़ें मिला के उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। इन दीज फ्यू वर्ड्स फ्रूट समड अप मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ आर्सेनिक एल्बम। तो ये एक इन्होंने एक उसका वो बताया कि इस टर्म से हम आर्सेनिक एल्बम को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एनल रिटेंटिव टाइप और पार्सिमोनी, और एक क्या था, टेरिबल टॉस। In these few words, Fred summed up most of the characteristic negative qualities of arsenic. अब क्वांट रिपर्टरी में हमने क्या क्या इसका देखा है, ऑब्स्टिनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्टिडियस हैं, एवराइस है और रेज है, ठीक है, ये सारे हैं इसमें करेक्ट है। तो फिर हम फर्स्ट लेंगे इसका हेडिंग फास्टिडियसनेस, जो उन्होंने फास्टिडियसनेस बताई है कैसी होती है आर्सेनिक एल्बम की। तो एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने केस का, डॉक्टर बैले ने, कि एक आंटी थी उनकी, जब वो छोटे थे तो जैसे ही वो आंटी उनसे मिलती थी ना, तो सबसे पहले वो ये भी नहीं पूछती थी कि कैसे हो क्या हो, सबसे पहले उसके नेल्स चेक करती थी।
कि नेल्स कट हैं कि नहीं है, क्लीन है कि नहीं है ना। तो वो इस तरह के लोग जो होते हैं, मतलब उन इतने ऑब्सेशन होता है उनके अंदर इन चीज़ों का, फास्टिडियस उसका, कि उनको और कुछ दिखता ही नहीं है, इसी चीज़ में उनकी सारी वो चलती रहती है थॉट प्रोसेस उनकी। तो एक उन्होंने एग्जाम्पल दे कैसे बताया था। तो आर्सेनिक इज द मोस्ट फास्टिडियस ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन टाइप, एक्सक्लूडिंग 2 और मेडिसिन हैं जिसमें ऑब्सेशन होता है फास्टिडियस पैथोलॉजिकल लेवल पे। वो 2 दवाइयाँ हैं, सिफिलिनम और वेरेट्रम। सिफिलिनम में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पता ही है उसका कि सिफिलिस आ गया उसमें, तो सिफिलिस में वो इसमें है ना, वॉशिंग हैंड, बार बार हाथ धोता है बहुत ज़्यादा, तो वो उसमें। और वेरेट्रम 2 मेडिसिन ऐसी हैं जो इससे भी ज़्यादा पैथोलॉजिकल लेवल पे फास्टिडियसनेस शो होती है। मगर ऐसे देखा जाए तो फास्टिडियसनेस में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक एल्बम है। नक्स की कैसी होती है फास्टिडियसनेस, हमने देखा था वर्क प्लेस पे, है ना, टाइडी एट वर्क नॉट एट होम, ठीक है, नक्स में ऐसा होता है। और नेट्रम और कॉस्टिकम भी बहुत फास्टिडियस होते हैं, मगर इतने नहीं होते जितने आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक चूज मोस्टली मेटिकुलस, मतलब इसके समझ लो जीन्स में फास्टिडियसनेस है, वो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी सारी लाइफ ही होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना प्रोफेशन भी चुनता है। ये ज़्यादातर मेटिकुलस जॉब ही चुनेगा अपने लिए, जहाँ पे उसकी फास्टिडियस नेचर को मतलब वो मिल सके शांति से वो चीज़ें कर सके, है ना। तो ऐसे ही ऑक्यूपेशन वो चूज करता है, जैसे अकाउंटेंसी या फिर ये फाइन क्राफ्ट वर्क, इस तरह के जो प्रोफेशन होते हैं, इस तरह की चीज़ें ही वो चूज़ करता है अपने प्रोफेशन को लेकर। तो नेट्रम म्यूर भी बहुत फास्टिडियस होता है, आर्सेनिक भी बहुत फास्टिडियस। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को? नेट्रम म्यूर में मैम आर्सेनिक जैसा वो नहीं होगा, क्या एंजाइटी जो होगी आर्सेनिक की बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, और उसकी फास्टिडियसनेस मतलब उसकी एंजाइटी से रिलेटेड होती है। लेकिन नेट्रम म्यूर में ऐसा नहीं है। नेट्रम म्यूर जो होता है ना, वो सेल्फ क्रिटिकल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिल्ट बहुत होता है नेट्रम। हाँ, मतलब उसको हाँ, जो भी वो चीज़ करे रखा है ना, वो अपने आप को ही उसका दोषी ठहराएगा कि मैंने ये चीज़ नहीं की, मैंने ऐसे नहीं किया। तो नेट्रम म्यूर इज वेरी सेल्फ क्रिटिकल एंड फील्स गिल्टी और ए फेलियर व्हेन हिज वर्क इज नॉट परफेक्ट। आर्सेनिक दूसरों को ठहराता है, क्रिटिकल सेंस हो गया। हाँ, आर्सेनिक इज मोटिवेटेड मोर बाय ए फियर ऑफ क्योर्स एंड फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो आर्सेनिक जो होता है ना, वो कभी अपने आप को नहीं, वो मतलब उसको यह है कि गलतियां निकालने वाला, उसका क्रिटिकल सेंसोरियस तो होता ही है। मगर नेट्रम जो होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप पर्सनैलिटी है, उसमें हमेशा वो अपने आप को दोषी ठहराता है कि मेरी वजह से ये चीज़ हो गई, मैं ये कर दिया, मैंने ये गलत कर दिया, मैं अपने काम में फेल हो गया, है ना। इट इज़ रियली ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म फॉर हिज सेंस ऑफ बीइंग अनवर्दी। जो नेट्रम जो होता है ना, वो अपने आप को अंदर से ना अनवर्दी फील करता है, तो वो एक कंपनसेशन के लिए वो फास्टिडियस होता है कि लोग मेरे काम को समझें, सोचें और उसको रिकॉग्नाइज करें, है ना, इसलिए वो फास्टिडियस होता है। इसीलिए बोलते हैं कि इसका जो अनवर्दी अंदर जो फीलिंग है ना, उसको कंपनसेट करने के लिए उसकी वो फास्टिडियसनेस होती है, समझ रहे। और जो आर्सेनिक है वो क्यों होता है, वो अगर नहीं करेगा तो वो एंशियस इतना हो जाएगा, ही फील्स एंशियस बट नॉट गिल्टी इफ द वर्क इज नॉट परफेक्ट। वो एंशियस, वो एंग्जाइटी उसको इतनी हो जाएगी, वो है ना उसका रूब्रिक, कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्लेस वाला, वो मतलब उसको चैन ही नहीं पड़ेगा इस तरह की, इस वजह से वो फास्टिडियस है, इस वजह से वो फास्टिडियस है। उसको पता है कि अगर वो चीज़ सही नहीं रहेगी मेरा दिमाग सही नहीं रहेगा, तो वो इस वजह से, ना कि वो गिल्टी होएगा, है ना। ये गिल्टी इसलिए होता है क्योंकि इसको लगता है कि अगर मैंने गलत कर दिया तो लोग मेरी वो नहीं करेंगे, मुझे वर्दी नहीं समझेंगे, मुझे वो नहीं समझेंगे, तो इस वजह से वो अपने आप में ही कमियाँ निकालता है। आर्सेनिक इम्पोजेस हिज इमेटिकुलस स्टैंडर्ड अपॉन दोज अराउंड हिम, और आर्सेनिक हमेशा दूसरों के ऊपर थोपता है अपनी मेटिकुलस बिहेवियर या फास्टिडियस बिहेवियर को, जो उसके आसपास होते हैं उनको भी वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। नेट्रम जनरली अप्लाइज देम ओनली टू हिमसेल्फ, वो अपने पे ही अप्लाई करता है नेट्रम जो होता है, एंड समटाइम्स हिज फैमिली। और जो आर्सेनिक है वो तो अपने हर जगह, हर अपने आसपास जो लोग होंगे वो सभी पे वो थोपना चाहेगा उस चीज़ को। तो ये डिफरेंस होता है आर्सेनिक में और नेट्रम में, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि आर्सेनिक की जो फास्टिडियसनेस है उसकी हेडिंग में कि ये आर्सेनिक 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स में फर्स्ट बताया उन्होंने कि प्रैग्मेटिक बट लैक्स फ्लेयर। प्रैग्मेटिक मतलब वही कि जो मतलब यथार्थवादी, हिंदी मीनिंग इसकी ये बताइए, प्रैक्टिकली जो चीज़ें सोचता है ना, लॉजिकल, हर एक चीज़ को लॉजिक के साथ वो करेगा, है ना, इमोशनल लेवल पे नहीं जाएगा, तो इस तरह का होता है। बट लैक्स फ्लेयर, फ्लेयर मतलब जन्मजात कौशल, मतलब जो हमारे को बाय बर्थ जो चीज़ें मिली हों, स्किल्स, उसकी इसमें लैक है, ठीक है। तो ये बनाता है अपनी ये चीज़ों को, है ना। हिज क्लोथ्स आर इमेटिकुलरली क्लीन एंड स्मार्ट, इवन हिज कैजुअल क्लोथ्स लुक्स फ्रेशली प्रेस्ड बट रेदर स्टेट, ठीक है।
साफ़ सुथरे कपड़े पहनेगा। अगर वो मतलब थोड़े से ऐसे कपड़े भी पहनता है ना, नीरस टाइप के, थोड़े से हल्के और ऐसे टाइप के, मगर वो बिल्कुल लगेंगे एकदम प्रेस किए हुए हैं फ्रेशली, इस तरह की उसकी लुक्स होती हैं। और सेकंड टाइप उन्होंने एक बताया, टाइडी अपीयरेंस बट लुक्स चिक एज वेल। चिक मतलब जो फैशनेबल कपड़े टाइप के पहनने वाला, ठीक है। और हैरिंग्स ने इसको बोला 3 तरह के, मतलब इसको नाम दिए, गोल्ड हेडेड केन पेशेंट, मतलब सोने के सिर वाला, इतना मतलब इसके अंदर प्रिसाइज होता है, इतना इंटेलिजेंट होता है उस चीज़ को लेके। और ड्रॉ हॉर्स थोरोब्रेड मतलब असली नस्ल का घोड़ा। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था कि उनका एक रूममेट था जो हमेशा उसको ना जो हमारे थे राइटर उनका कोई रूममेट था, फिलिपिन बैले जी, उनका रूममेट था, तो वो हमेशा ना उसको पॉइंट आउट करता था, किचन में तुमने ये गंदा छोड़ दिया, तुमने बर्तन नहीं धोए, तुमने ये नहीं किया, तुमने गीली वो टॉवल रख दी। तो ऐसे बहुत टोकता था उनको। तो ये बेचारे कर देते थे कि हाँ चलो ठीक है, इसको है थोड़ा सा साफ सफाई का है। तो वो ऐसे से बहुत टाइम तक वो ऐसे बोलता था, ये कर देते थे। तो एक बार क्या हुआ, इन्होंने किचन में रात को बर्तन बिना धोए ऐसे सो गए। तो अगले दिन उसने मतलब वो अंदर ही अंदर रिसेंटमेंट उसकी चलती रहती है, सुलगता रहता है अंदर। तो उस एकदम वो रेज में, उसने बहुत रेज में उसको बहुत सुनाया उनको कि तुम ऐसे करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ऐसे एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि वो आर्सेनिक था, और उसके इनके अंदर क्या होता है ना कि ये रिसेंटमेंट जो है ना सुलगती रहती है। स्मॉल्डर मतलब होता है सुलगना अंदर से। और वो कई बार क्या होता है, छोटी सी चीज़ पे वो ऐसे रिएक्ट कर जाता है कि लोगों को लगता है अरे यार इतनी सी चीज़ थी, ये तो एकदम रेज में चला गया, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल एंगर में चला गया। तो वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो छोटी सी चीज़ को लेके, वो इतने टाइम से जो वो चीज़ें बोल रहा था बार बार, और तुम नहीं समझ रहे हो, सामने वाला उस चीज़ को नहीं सही कर रहा है, तो उस चीज़ को वो एकदम इकट्ठा होकर वो रेज में फिर वो रिप्रेजेंट होता है उसके। तो आर्सेनिक समटाइम्स अप्लाइज नॉट ओनली टू द ऑर्डरिंग ऑफ फिजिकल थिंग्स बट ऑल्सो टू स्पीच, ठीक है। एक तो वो एग्जाम्पल बताओ, कई बार क्या होते हैं, जैसे कई लोग होते हैं ना, आप कुछ बोल रहे हो, आपकी ग्रामर में बीच में मिस्टेक निकाल देंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन में बोलेंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है। तो इस तरह के लोग होते हैं वो ये नहीं देखते कि उसको बुरा लग जाएगा या कुछ हो जाएगा, उसको अलग से बोल दें, सभी के सामने भी बोल देंगे। तो इस तरह के लोग होते हैं। Would correct sloppy grammar and pronunciation. Her own syntax and pronunciation were immaculate. Arsenic tend to practice what she preaches. तो वो खुद भी बड़ा होता है, मतलब उसकी सब चीज़ सही रहती है। और वही बता रहे हैं कि वो कुछ बोलने से, उपदेश देने से पहले खुद वो उस चीज़ पे अप्लाई करता है, तभी वो दूसरों को बोलता है। तो वो खुद मतलब पूरा अपडेटेड रहता है, और उसकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह बिल्कुल ठीक होती है, और इसीलिए वो दूसरों को भी उस चीज़ के लिए, क्योंकि उससे रहा ही नहीं जाता कि कोई अगर ऐसे गलत बोल रहा है अगर, तो उससे रहा ही नहीं जाएगा, वो बोल देता है। फिर सेकंड उन्होंने हेडिंग बताई थी फिजिकल इनसिक्योरिटी। सेकंड टॉपिक है इनका फिजिकल इनसिक्योरिटी। ये हमने देखा ही था कि इनसिक्योरिटी होती है इनके अंदर फिजिकल लेवल पे, विच डिराइव्स हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट। Arsenic is on a more physical plane than that of natrum and pulsatilla who are looking for emotional security। वही जो मैं बता रही थी कि natrum और pulsatilla जो इमोशनल सिक्योरिटी के लिए होती है, ये फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए इनको। अनरियलिस्टिक फियर ऑफ पुवर्टी, ठीक है, गरीबी का इनको डर रहता है बहुत ज़्यादा। लीडिंग टू द करेक्टरिस्टिक फ्रूगैलिटी और डाउन राइट मीननेस ऑफ आर्सेनिक। तो फ्रूगैलिटी मीन्स क्या होता है, मितव्ययिता, और डाउन राइट मतलब होता है पूर्णतः अहितकारी, और मीननेस का मतलब होता है घटिया। तो इस तरह की उसके अंदर ये इतनी ज़्यादा होती है फियर ऑफ पॉवर्टी कि वो इस हद तक चला जाता है कि मीननेस तक, मतलब सामने वाला उसको चाहे जो कुछ भी समझे इस चीज़ को लेके, पैसे निकालने के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा मीन हो जाता है। और व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग मनी स्पेशली अपॉन अदर्स, अगर दूसरों पे खर्चना है जहाँ से उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही ये चिपड़ हो जाएगा, जैसे है ना, इस तरह का हो जाता है। बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं, ये चीज़ें होती हैं उसके अंदर। और हाइपोकॉन्ड्रियासिस बहुत होता है इनके अंदर। क्यों होता है वो भी, क्योंकि हाइपोकॉन्ड्रियासिस तो होता ही है, जो छोटी सी चीज़ को ऐसे बड़ा करके दिखाना, ड्यू टू फियर, ठीक है, फिजिकल इनसिक्योरिटी की वजह से ही इनके अंदर हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी होती है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द फिजिकल इनसिक्योरिटी ऑफ आर्सेनिक। और डॉक्टर कैंट ने बताया था डिल्यूजन ऑफ इलनेस है इनके अंदर, फियर ऑफ इलनेस कैन लीड टू एन ऑब्सेशन विद पर्सनल हाइजीन इन ऑल्सो विद डाइट, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन होता है उस चीज़ को लेके, है ना, कि वो बीमार ना पड़ जाए, कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए। तो उसकी वजह से वो अपने हर एक चीज़ में, अपनी पर्सनल हाइजीन में भी और अपनी डाइट में भी, हर चीज़ में वो पूरा सही रहने की कोशिश करता है ना। वन कॉमन ऑब्सेशन इज, मतलब हर जो उसका रूब्रिक आ रहा है उसके पीछे का कारण क्या निकल के आ रहा है, उसकी फिजिकल इनसिक्योरिटी। इसीलिए उन्होंने कीनोट उसका वही बनाया।
वन कॉमन ऑब्सेशन इज विद रेगुलर बॉवल हैबिट। एक उसको अपने बॉवल हैबिट को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहती है। एनल रिटेंटिव टाइप है, ओवरली कंसर्न विद हर बॉवल हैबिट एंड डेट ऑफ हर चिल्ड्रन। और अपने बच्चों के भी बॉवल हैबिट्स की बहुत चिंता रहती है उसको कि पेट बच्चों का ठीक से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें। इवन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कोई कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है फिर भी वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रहता है इस चीज़ को लेके। द ऑब्सेशन इज मोर इन वुमेन देन मैन। ये चीज़ ज़्यादातर वुमेन्स में देखी गई है, अपने बॉवल मूवमेंट को लेके, अपने बच्चों के बॉवल मूवमेंट को लेके उनको बहुत कंसर्न रहती है। ये जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं वो लोग परगेटिव्स ले रही होती हैं, है ना, और एडिक्टिव हो जाती हैं उस चीज़ को, बिना जैसे बोलते हैं ना चूरन ले रहे हैं या कुछ हम ऐसा ले रहे हैं जिससे हमारा पेट क्लियर रहे, तो वो एडिक्टिव हो जाती हैं उस चीज़ को, उस चीज़ के लिए। एडिक्टिव टू परगेटिव्स एंड हु इवेंचुअली एंड अप इन हॉस्पिटल विद पोटेशियम डिफिशियंसी एंड ऑफन आर्सेनिक टाइप। आर्सेनिक बीमार पड़ेगा तो उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेगा। छोटी छोटी चीज़ों को फिर वो कॉशियस इतना हो जाएगा कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत कॉशियस कि ये भी नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, कहीं मैं ऐसे ना हो जाऊँ। फियर ऑफ सीरियस इलनेस अल्टीमेट टू डेथ, क्योंकि उसके अंदर वो फीलिंग होती है कि ये जो इलनेस आई है ये उसमें ना चली जाए, क्या कहते हैं, सीरियस इलनेस में ना चली जाए और अल्टीमेट डेथ ना हो जाए। तो ये फीलिंग की वजह से वो बहुत सीरियस हो जाता है। रियल फियर ऑन कैचिंग अ कोल्ड और डेवलपिंग ए कफ। ठीक है, रियल फियर इनका क्या होता है, कहीं मुझे कोई कोल्ड ना पकड़ ले या कफ ना हो जाए, और इस तरह की उनके अंदर फियर रहता है। यही सारे सिनेरियो चल रहा था उस समय हमारा, जब कोविड के टाइम पे सारी चीज़ें। कैंसर इज कॉमन फियर इन आर्सेनिक। कैंसर का भी बहुत फियर होता है इनके अंदर, है ना। आर्सेनिक इंडिविजुअल रियली इज मोर प्रोन टू डेवलपिंग कैंसर, और बहुत ही ज़्यादा ये प्रोन भी होते हैं कैंसर होने की, है ना। डेवलपिंग कैंसर कॉन्स्टिट्यूशनली देन मोस्ट ऑफ अदर टाइप। सबसे ज़्यादा जो कैंसर कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं वो आर्सेनिक हैं, अगर हम अपने मेडिका में देखें। दे मे फील अनईजी एट फ्यूनरल्स व्हेन हियरिंग ऑफ डेथ ऑफ समवन। ये हमने कई पेशेंट आके बोलते हैं ऐसे ना कि हम गए थे उनके फ्यूनरल पे और उसके बाद से इनको फिर एंजाइटी और ये चीज़ें होने लग गई कि कहीं मतलब वो अपने पे लेना शुरू कर देते हैं उस चीज़ को, तो कहीं हमारे साथ ना हो जाए ऐसा। हियरिंग ऑफ डेथ समवन whom they were not particularly close or when the subject to death comes up in conversation। मतलब कोई बहुत दूर का किसी की डेथ हो गई, अब हम सोचते हैं यार वो तो इसका तो कोई लेना देना नहीं था, फिर ये इतना परेशान क्यों हो रहा है। मतलब हमको ये लगता है ना किसी की डेथ हो गई फैमिली में या कुछ, तो हम इमोशनली अटैच्ड हैं उनसे, तो हम उस चीज़ को लेकर दिखाते हैं कि अरे वो ऐसे हो गया वैसे हो गया, है ना। तब तो एक जेन्यून सा लगता है हमको। मगर आप पूछो कि अच्छा क्या हुआ था, किसकी बोलते उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद से कई चीज़ें कई बार बताते हैं अटेंडेंट, बहुत आते हैं इस तरह के भी पेशेंट हमारे पास। तो हम पूछ कौन थे इनके, तो बोलते हैं नहीं कोई ऐसे नहीं थे, मतलब पड़ोस में रहते थे हमारे मोहल्ले में, इसलिए। तब आपको सोचना पड़ेगा कि यार इतना तो कोई इसका रिलेशन नहीं था, फिर ये इतना परेशान क्यों हो रहा है। तो फिर वहाँ पे आप पूछो, डिग करो कि क्या है उसके पीछे का कारण क्या है, तब पता चलेगा आपको कि वो उसके अंदर वो फिजिकल इनसिक्योरिटी की वजह से वो चीज़ें अपने आप पे ले रहा है, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। फियर ऑफ बीइंग अलोन इन द डार्क, ये तो हमने देखा ही था। टेंडेंसी फॉर एलिमेंट्स एंड एंजाइटी टू इंटेंसिफाई एट नाइट। एलिमेंट्स जो है इसके और एंजाइटी जो है वो नाइट में, इंटेंसिटी एट नाइट लिखा है मैंने, नाइट लाइट सोचा, नाइट में ज़्यादा वो बढ़ जाती हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द सिफिलिनम और रेमेडी टाइप वर वेरी क्लोजली टू आर्सेनिक। जो सिफिलिनम है मेडिसिन वो बहुत ज़्यादा क्लोज आती है आर्सेनिक से। हैज़ जस्ट द अपोजिट। इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? सिफिलिनम में क्या है, ए लव अफेयर विद ऑल द थिंग्स डेडली। जो डेडली चीज़ें उससे उसको लव अफेयर है उसका उसके साथ, मतलब उसको वो चीज़ें अच्छी लगती है। सिफिलिस है ना वो, उसका मियाज़म सिफिलिस आ गया, पूरा प्योर सिफिलिस आ गया। प्योर सिफिलिस में डिस्ट्रक्शन ये वो चीज़ें उसको अच्छी लग रही हैं। ये चीज़ कितनी मतलब अटपटी है ना, ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसको, तो वो मियाज़म का उसका असर है उसके ऊपर। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, कि आर्सेनिक और सिफिलिनम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और इसको इतना डर है उस चीज़ का, बिल्कुल ही अपोजिट है ना। तो ये डिफरेंस आ गया। फिर थर्ड है इनका एंग्जाइटी। Anxiety when alone at night, fear of illness, death, poverty, restlessness, anguish driving him place to place. Patient who paces up and down, मतलब कभी खड़ा हो रहा है कभी बैठ रहा है। कई पेशेंट आते हैं ना, उनसे वेट नहीं किया जाता, कभी बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, कभी हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। एक मैंने बताया था रिंगिंग ऑफ हैंड, वो जो अंकल मेरे पास आते, तू मिली थी ना उस दिन अंकल से? नहीं आए थे उस दिन बीपी चेक कराने तेरे होते हुए? नहीं, वो रोज आते हैं, कल भी आए थे, रोज आते हैं सोचो। कल बोलते हैं कि आज तो सुबह बस मुझे लग रहा था मैं गया, आज तो मुझे लग रहा था सुबह कि मैं ज़िंदगी ख़त्म मेरी। मैंने बोला क्या हो गया अंकल? बोलते मैं
बता नहीं सकता मैं क्या उस समय, मतलब मैंने बोला क्या हुआ, तो बोलते बता, मतलब कुछ था ही नहीं तो क्या बताएगा बंदा, ये हाइपोकॉन्ड्रियसिस है इनका। मैंने बोला क्या हुआ था, हुआ क्या था, कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से आपको लगा कि मैं गया। तो बोलते हैं नहीं वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ, वो अलग सी फीलिंग थी, अलग सी वो थी। तो ये होते हैं, इस तरह के होते हैं। और रोज वो आते हैं, मुझे आर्सेनिक रोज पढ़ने को मिलती है, कुछ नया सिम्टम्स सुनने को मिलता है उनके मुंह से। तो फिर मैंने बोला कोई नहीं अंकल, बीपी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है अभी उनका, आर्सेनिक ही चल रही है उनकी। हाँ 130-80 इस एज में, 70 साल से ऊपर के हैं वो, और बिल्कुल ठीक आता है, सब कुछ ठीक है। बस उनको एश्योरेंस चाहिए, रोज वो इसीलिए आते हैं बीपी चेक कराने, उनको एक एश्योरेंस चाहिए। मैं बोल देती हूँ कोई नहीं अंकल ठीक है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम, बीपी ठीक है आपका, सब कुछ ठीक है, बस इतने में उनको हो जाता है, फिर चले जाते हैं। वो रोज बोलेंगे कुछ देंगी, कुछ दवाई। मैंने बोला अंकल है तो अभी आपकी दवाई, मैं क्यों दूँ दवाई फालतू में, मेरा क्या, मैं तो दे दूँ। मगर हम लोग नहीं है ना इस तरह के कि रोज रोज बोलते हैं, रोज रोज कुछ ना कुछ दे दो, पुड़िया दे दो, ये दे दो। नहीं नहीं अंकल कोई ज़रूरत नहीं, अभी आपकी जो चल रही है ड्रॉपर वाली वही लेनी है, कोई ज़रूरत नहीं अभी कुछ और मेडिसिन की। ये लेते रहेंगे रोज। तो उनके अंदर ये बहुत है, रिंगिंग ऑफ हैंड। जब भी बैठेंगे ना वैसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे 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 करते रहेंगे, रिंगिंग ऑफ हैंड, रेस्टलेसनेस को शो करता है। ठीक है, कभी उनकी मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, दिखाऊंगी तेरे को। रिंगिंग हिज हैंड एंड डिस्पेयरिंग ऑफ रिलीफ, अनलाइक एन एजिटेटेड फॉस्फोरस एंड एजिटेटेड आर्सेनिक इज वेरी हार्ड टू रेश्योर। फॉस्फोरस को आप फिर भी एक बार अच्छे से समझा दोगे ना, वो समझ जाएगा, थोड़े दिन तक उसकी एंग्जाइटी शांत रहेगी और वो फिर खुश हो जाएंगे। मगर आर्सेनिक की एंग्जाइटी शांत नहीं होती है, चाहे जितना समझा लो आप उसको, वो जल्दी से रेश्योर होता नहीं है, इसलिए वो रोज आते हैं। उनको रोज की डोज चाहिए, थोड़ी देर के लिए चलो। फिर जैसे एकोनाइट होता है, लाइक एकोनाइट ही में थिंक दैट ही इज अबाउट टू डाई, वही चीज़ जैसे कल वो बोल रहे थे, सेम यही बोल रहे थे कि मुझे लगा कि मैं तो गया, एंड नथिंग विल परस्यूड हिम टू द कॉन्ट्रेरी एक्सेप्ट ए हाई पोटेंसी ऑफ आर्सेनिक। मतलब इस चीज़ से कोई उनको छुटकारा नहीं दिलवा सकता, सिर्फ आर्सेनिक एल्बम की हाई पोटेंसी उसको छुटकारा दिला सकती है। इस तरह की जैसे इसमें इन्होंने सारी मेडिसिन 10 ml में 1 ml में वैसे ही प्रिस्क्राइब की ज़्यादातर, क्योंकि इनके ज़्यादातर ये जो शो करते हैं उसमें ज़्यादातर फिजिकल कम ही होते हैं, मेंटल वाला ज़्यादा इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है पहले सर ने। 10 ml ज़्यादा यूज़ करते हैं। समटाइम दिस स्टेट ऑफ फियरफुल एजिटेशन इज सीन इन दोज हु रियली आर डाइंग। कई बार क्या होता है इस तरह की चीज़, अब ये केस भी मैंने तेरे को बताया था, जो मेरे मंसूरा वाली पेशेंट थी जिनकी 92-93 ईयर्स एज थी, वही चीज़ इन्होंने सेम बताई हुई है। समटाइम दिस स्टेट ऑफ फियरफुल एजिटेशन इज सीन इन दोज हु रियली आर, कुछ लोग हैं ऐसे जो सच में मर रहे हैं और उनके अंदर ये एंग्जाइटी दिखाई देती है आपको जब इस तरह की। तो इन दीज केसेस अ डोज ऑफ रेमेडी कैन ब्रिंग अबाउट टू अ पीसफुल डेथ, जैसे उनके साथ हुआ। हाँ उनके साथ हुआ था। तो वो इस कंडीशन बेड रिडेंट थे वो काफ़ी टाइम से, और उनके अंदर ये चीज़ होती थी, वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन उनका आर्सेनिक वाला ही था। तो जब मैंने उनको दिया वो एकदम पीसफुल डेथ उनकी हुई है, कोई उनको तकलीफ नहीं हुई, लास्ट में आराम से बोलते कुछ भी हमको पता भी नहीं चला, बैठे बैठे चले गए। तो ये चीज़ उन्होंने सेम यही चीज़ बताई है। इन दिस केसेस ए डोज ऑफ रेमेडी कैन ब्रिंग अबाउट ए पीसफुल डेथ। ठीक है, पीसफुल एंड। फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, एक इनके अंदर ये फीलिंग बहुत होती है फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड की, कि हमारे पास आएंगे डॉक्टर साहब इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। मतलब एलोपैथिक वालों के पास नहीं पूछेंगे, होम्योपैथी वालों के पास भी पूछते हैं, पता है लोगों को कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, वो तो नहीं हो जाएगा, कोई मेरे को दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो ये इनके अंदर एक फीलिंग होती है। क्यों होती है ये फीलिंग? क्योंकि वही किससे बना है ये? आर्सेनिक कहाँ यूज होती है? मिनरल है, आर्सेनिक पॉइजन होता है, हमने देखा होगा उसमें। मैं भूल गई तेरे को बोलना कि एफएमटी की बुक लेके आना, उसमें से आर्सेनिक पॉइजन भी पढ़ लेते साथ में ना, कि क्या क्या सिम्टम आते हैं आर्सेनिक पॉइजन लेने के बाद। ब्लैक हो जाती है स्किन। हाँ वो सारे सिम्टम्स हमको पता चल जाते फिर उसके फिजिकल सिम्टम्स। कोई नहीं नेक्स्ट टाइम कर लेंगे साथ भी मिल जाएगा फिर, देख निकाल के फिर देख के पढ़ लेंगे लास्ट में। तो आर्सेनिक इसके अंदर ये फीलिंग क्यों होती है? क्योंकि ये वही है ना, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। इसके अंदर क्या है? फियर ऑफ बीइंग पॉइजन। मैनी हाईली पॉइजनस रेमेडीज हैव दिस फियर ऑफ बीइंग पॉइजन एज पार्ट ऑफ देयर रेमेडी पिक्चर। ठीक है, जो भी पॉइजन से बनी हुई है ना दवाइयाँ, उन सभी में ये फीलिंग दिखने को मिलेगी आपको। देयरफॉर इट इज नॉट सरप्राइजिंग टू फाइंड इट इन आर्सेनिक, क्योंकि आर्सेनिक भी यूज होता था, विच फॉर सेंचुरीज वॉज द मोस्ट पॉपुलर पॉइजन इन यूरोप। बहुत ज़्यादा पॉपुलर पॉइजन था यूरोप में ये। तो ये इस वजह से उसके अंदर ये है, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड वाली फीलिंग है। सस्पिशन, सस्पिशियस बहुत होता है। 4th हेडिंग इसके आगे सस्पिशन। हाउ लॉन्ग हैव योर प्रैक्टिस, जैसे पेशेंट से आके पूछते हैं, पेशेंट आके पूछते हैं डॉक्टर से कि आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हैव यू एवर डन एनी हार्म विद योर ट्रीटमेंट, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर फिजिकल इनसिक्योरिटी है, इस वजह से कॉशियस होते हैं बहुत ज़्यादा, नेचर इनका कॉशियस होता है,
कोई भी चीज़ करने से पहले सोचेंगे कि ये चीज़ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। जनरली दे हैव फेवर प्रैक्टिकल सिक्योरिटी ओवर इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है, इनको प्रैक्टिकल सिक्योरिटी चाहिए। जैसे एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ था फादर और डॉटर का, कि एक फादर थे, वो अपनी डॉटर का जो बॉयफ्रेंड था उसको लेके बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे कि मतलब मेरी बेटी का जो बॉयफ्रेंड है वो वेल्दी होना चाहिए, फिजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई ऐसे ही नहीं कि वो चलो उसको प्यार हो गया तो हमने उससे शादी करवा दी, इमोशनल सिक्योरिटी से कुछ नहीं होता है, ये चीज़ें समझाते थे उसको। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ था उन्होंने, ठीक है। नेट्राम्यूर वेरीड अबाउट प्रोटेक्टिंग इमोशनल सिक्योरिटी, ठीक है, इसका ठीक उल्टा नेट्राम्यूर में होता है, वो इमोशनल सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर 6th हेडिंग है इनकी डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ भी होते हैं। शार्प इंटेलेक्ट विद ए साउंड प्रैक्टिकल सेंस लाइक नक्स प्रैक्टिकल रियलिटीज आर इम्पोर्टेंट टू आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक बोथ मेटिकुलस भी है और कंसेंशियस भी है। कंसेंशियस मतलब क्या होता है? जो सही, हाँ, जिसको पता हो कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, उस चीज़ की जिनको नॉलेज हो, उनको जिनको सेंस हो इस चीज़ की कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो ये दोनों चीज़ें हैं उसके अंदर, मेटिकुलस तो है ही वो, और उसके साथ कंसेंशियस भी है। तो देखो कितना रिफाइंड उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरह से बहुत रिफाइंड होता है ये। जैसे सिलीशिया होता है ना रिफाइंड, वो भी बहुत कंसेंशियस होता है, डिलीजेंट कंसेंशियस होता है ना, तो वैसे ही ये भी है। तो इस तरह के इनके ज़्यादातर प्रोफेशंस क्या होते हैं? प्रैक्टिकल प्रोफेशंस ही होते हैं इनके, जैसे मैकेनिक्स, कारपेंटर, गार्डनर, आर्टिस्ट, इस तरह का इनका प्रोफेशन होता है मेटिकुलस टाइप का। द इमेज ऑफ द केयरफुल क्राफ्टमैन डिलीजेंटली प्रोड्यूसिंग क्वालिटी वर्क इज वन ऑफ द मोर पॉजिटिव एक्सप्रेशन ऑफ आर्सेनिक। नेट्राम्यूर, सिलीशिया एंड द कालीज ऑल टेंड्स टू बी कंसेंशियस, ये सारे कंसेंशियस हैं एट वर्क, बट आर्सेनिक कंबाइंस विद दिस प्रैक्टिकल एबिलिटी मोर देन एनी अदर टाइप। इसके साथ साथ उनमें क्या है? कंसेंशियस तो है ही वो, जैसे ये सारे हैं नेट्राम्यूर, सिलीशिया, काली, ये सारे भी कंसेंशियस है, मगर आर्सेनिक जो है वो कंबाइन कर रहा है प्रैक्टिकल एबिलिटी के साथ, उसके अंदर प्रैक्टिकल एबिलिटी भी है, इस वजह से वो इन सभी में बिल्कुल एक अलग तरीके की पर्सनैलिटी निकल के आता है। आर्सेनिक पीपल यूजली डिराइव ए ग्रेट डील ऑफ प्लेजर फ्रॉम फिजिकल सेंसेस, ठीक है, फिजिकल चीज़ों से उसको ज़्यादा प्लेजर मिलता है। इन दिस दे मोस्ट रिजेंबल सिलीशिया सिंस देयर सेंसुअल एंजॉयमेंट इज कपल्ड विद ए हाई डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उसकी तरह सिलीशिया जैसा रिजेंबल करता है, उसमें क्या है? सेंसुअल एंजॉयमेंट इज कपल्ड विद ए हाई डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अच्छी निर्णय शक्ति वाला, एंड सोफिस्टिकेशन, जटिल बातों को समझने में समर्थ। तो आर्सेनिक पीपल यूजली डिराइव ए ग्रेट डील ऑफ प्लेजर फ्रॉम फिजिकल सेंस, ठीक है, फिजिकल चीज़ों से जो मिलती है उससे ज़्यादा इनको प्लेजर मिलता है। इन दिस दे मोस्ट रिजेंबल सिलीशिया सिंस देयर सेंसुअल एंजॉयमेंट इज कपल्ड विद ए हाई डिग्री ऑफ, उसमें क्या है? सेक्सुअल एंजॉयमेंट के साथ साथ हाई डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी है, जो अच्छी निर्णय शक्ति वाले जो लोग होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एंड सोफिस्टिकेशन, जटिल बातों को समझने में समर्थ उच्च वर्ग के व्यक्ति, ठीक है, सोफिस्टिकेशन इसका मतलब। आर्सेनिक अप्रिशिएट फाइन क्यूजीन, फाइन म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, इस तरह की चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग। आर्सेनिक डिलीजेंट इन हिज वर्क बट ही यूजली लाइक्स टू फाइंड टाइम फॉर लाइफ फाइनर प्लेजर एज वेल, ठीक है, वर्क में तो डिलीजेंट है मगर इसके साथ साथ उनको ये इस तरह की चीज़ें, फाइन लाइफ के जो फाइन प्लेजर्स हैं और इस तरह की चीज़ें उनको पसंद है करना। एंड डज नॉट बिग्रज हिमसेल्फ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब उनको अच्छा लगता है इन चीज़ों में भी रहना। जैसे एक अच्छी सी म्यूज़िक, मतलब जैसे किस तरह की म्यूज़िक इनको पसंद होगी? जो क्लासिकल टाइप की हो, जो फाइन है ना, फाइननेस हो हर चीज़ में, स्मूथ, फाइन, रिफाइंड, इस तरह की चीज़ें जो तड़क भड़क वाला नहीं। हाँ, तड़क भड़क नहीं, सिंपल सोबर वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जो सूदिंग होती हैं, वही रिफाइंडनेस जहाँ पे भी आपको देखिए वो चीज़ें इनको, इनके घर में भी आप जाओगे ना तो डेलिकेट से वो रखे होंगे, जैसे डिनर सेट अच्छा सा, फाइन आर्ट्स, इस तरह की चीज़ों से डेकोरेट किया होगा उन्होंने अपना घर, जो डेलिकेट से और रिफाइंड टाइप के होते हैं ना। फिर है 7 द एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट वही उच्च वर्ग का व्यक्ति टाइप होता है। तो अर्थी प्रैक्टिकल भी होता है ये, और रिफाइंड इंटेलेक्चुअल भी होता है। दो तरह के टाइप्स हैं इसके, दो शेड्स हैं, अर्धी प्रैक्टिकल, रिफाइंड इंटेलेक्चुअल। दे हैव लॉन्ग, और इनका फेस वगैरह कैसे, इनके फेस भी बड़ा, दे हैव लॉन्ग एलिगेंट बॉडी लाइन्स एंड रिफाइंड फेशियल फीचर्स। फीचर्स भी इनके बड़े रिफाइंड से दिखेंगे आप, लॉन्ग, पतले, शार्प, है ना, इस तरह के फीचर्स होंगे। देख के भी उनको लगेगा कि हाँ ये, अब जैसे मैं उस दिन बता रही थी ना जब हम गए थे वहाँ पे कैंप में नहीं, जब हम गए थे रजिस्ट्रेशन कराने चंडीगढ़, रिन्यू कराने, तो वहाँ जो अंदर बैठे हुए थे वो
सरदार जी बिल्कुल आर्सेनिक पर्सनैलिटी लग रही थी, एकदम अच्छे से, मतलब वेल ड्रेस्ड और एकदम प्रॉपर, पग वगैरह बांधी हुई थी, सूट पहना हुआ था, ये लगाया हुआ था जैसे नेक में जो लगाते हैं। फीचर्स भी उनके काफ़ी मतलब बड़े लग रहे थे, हाँ एरिस्टोक्रेट टाइप के, उच्च वर्ग का व्यक्ति है कोई। ऑल आर्सेनिक्स आर प्राउड पीपल, ठीक है, कंटेम्पचुअस होते हैं ये अपने फेलो मैन्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ कंटेम्पचुअस भी होते हैं। तो डॉक्टर कैंट ने बताया है कंटेम्पचुअस, क्रिटिकल, सेंसोरियस, यूजली अनटर्न नो, अच्छा अपटर्न नोज, इनकी नोज ज़्यादातर सर ने बताया कि कैसी होती है, ऐसी अपटर्न नोज, है ना, नोज से बहुत कुछ पता चलता है। अब उनका देखना, इंदिरा गांधी जी की नोज कैसी थी, उनकी नोज ऐसी है, ऐसे नीचे, जैसे वो होता है ना तोता, तोते का कैसा होता है, ऐसे होता है ना, हाँ ये तो अपटर्न्ड ऐसे बता रहे हैं, जिनकी नोज की ये थोड़ी सी यहाँ से उठी हुई हो, है ना, तो ये जैसे फॉरेनर्स में होते हैं इस तरह के फीचर्स, मैंने देखे हैं बहुत, जो टर्न्ड वाले, हाँ ऊपर की तरफ। हम लोग के यहाँ तो ज़्यादातर गोल गोल वाले होते हैं, मैंने देखा है नोज ज़्यादातर लोगों की, मैंने देखा है गोल गोल, चिपटी सी होती है, चिपटी होएगी या फिर गोल होएगी, थोड़ी सी राउंडेड टाइप की। फॉरेन में देखो आप तो वहाँ पे बड़े शार्प फीचर वाले लोग होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, अप टर्न नोज होती है इसलिए, और उनमें जो थी ना, उनमें ऐसी थी, इन टर्न बोल देंगे अगर हम उसको, पीक्ड नोज जैसे हम बोल देते हैं, ठीक है, वो है एपिस की नोज होती है वैसे, ऐसे, हाँ बहुत डिक्टेटोरियल थी ना वो, डोमिनेटिंग डिक्टेटोरियल, एपिस जैसी पर्सनैलिटी थी उनकी, इंदिरा गांधी जी की। और जेलस होती है, ये मधुमक्खी से बनती ना, तो जो क्वीन मधुमक्खी होती है वैसी होती है इसकी पर्सनैलिटी, इस क्वीन होती है ये, है ना, बड़ी डोमिनेट। जब पढ़ेंगे एपिस तब बताऊंगी अच्छे से मैं, देखो ठीक है। तो इसकी कैसी होती है, अपटर्न नोज होती है, स्पेशली वुमेन्स में। दे आर मोर कंसर्न विद अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं। फाइनेस्ट क्लोथ टू वियर, हेयर विल बी इमेटिकुलेट एंड हिज होम विल बी फिल्ड विद डेलिकेट पीस ऑफ आर्ट्स, वही जो मैं भी बता रही थी, इनका जो घर है वो डेलिकेट पीस ऑफ आर्ट से भरा रहता है। सिलिशिया एंड इग्निशिया विल शेयर आर्सेनिक लव ऑफ रिफाइनमेंट एंड नेट्रम यू टेंड टू बी ए परफेक्शनिस्ट एंड हेंस मे लाइन अप टू द रिफाइंड आर्सेनिक एक्सपेक्टेशन। मतलब जो सिलिशिया है, इग्निशिया है, ये लोग इस चीज़ को, इसकी जो रिफाइनमेंट है उसको पसंद करते हैं। अब देखो जो जैसा होएगा उसको वैसे ही लोग पसंद आएंगे ना। सिलिशिया भी वैसे ही है, जैसे बोल देते हैं ना कि हीरे की परख जो है चोरी ही कर सकता है ना, तो वही चीज़ है, जो जिसकी नज़रों में इन चीज़ों की वैल्यू होएगी वही उसको वैल्यू कर पाएगा, हाँ उसको वही ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस भी देगा ना। तो सिलिशिया इग्निशिया भी वैसे ही है, कंशियस है, डिलीजेंट है, रिफाइंड है, तो ये आर्सेनिक के इस रिफाइनमेंट को अप्रिशिएट करते हैं ज़्यादा। ट्रम्यूर भी जो होता है टेंड्स टू बी ए परफेक्शनिस्ट होता है एंड हैंस में लिव अप टू द रिफाइंड आर्सेनिक एक्सपेक्टेशन, आर्सेनिक एक्सपेक्टेशंस को वो कर सकता है। मोस्ट आर्सेनिक सीक्स वेल्थ एंड प्रेस्टीज, ज़्यादातर इनकी नीड क्या होती है, वेल्थ और प्रेस्टीज, क्योंकि इससे ही इनकी इनसिक्योरिटी जो होती है वो शांत होती है, इस वजह से उनको ये चीज़ों की ही ज़्यादा डिजायर होती है। ए प्रीशियस आर्सेनिक मैन टेंड्स टू अपीयर एफिमिनेट सिंस ही इज एनीथिंग बट रोबस्ट, ठीक है, एफिमिनेट भी कई बार दिखता है क्योंकि बहुत रिफाइंड होता है, डेलिकेट चीज़ें पसंद करता है, कंसेंशियस होता है, इस तरह की लेडीज़ ज़्यादा होती हैं, देखा होगा, है ना। लड़के बंदे जो होते हैं ज़्यादातर क्रूड थोड़े से दिखते हैं आपको, लेडीज़ थोड़ी सी इमोशनल और रिफाइंड और इस तरह की होती है ना, डेलिकेसी और ये सब चीज़ों वाली, तो कई बार ये एफिमिनेट दिखता है हमको आर्सेनिक, सिंस ही इज़ एनीथिंग बट रोबस्ट, वैसे रोबस्ट होता है। हिज मेन इंटरेस्ट आर्ट, हेल्थ एंड डाइट, तीन चीज़ों में इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, आर्ट, हेल्थ एंड डाइट। फीमेल एफेमिनेट कैसे दिखेंगे, फीमेल मैनिश होती है अच्छा वो वाला चीज़, ठीक है, मतलब लड़कियों जैसे थोड़े से दिखते हैं, इस तरह के एफिमिनेट। एफिमिनेट में से आर्सेनिक पड़ी नहीं है रूब्रिक्स में, अगर हम जाएँ तो उसमें हमारी सिलिशिया है, लाइको है, सिलिशिया है, फ्लोरिक एसिड है, लैक्सिस भी है, लैक्सिस नहीं है, ये तीन और भी हैं, तो 4-5 तो नहीं है, ज़्यादा नहीं है। मूड फिनिकी मतलब जो बड़े तुनक मिजाजी टाइप के लोग होते हैं ना, हर चीज़ में फंसी टाइप के, वरीड अबाउट व्हाट टू ईट, वियर, डिसलाइक मैनी थिंग्स, जो जल्दी से किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते, पसंद नहीं आती उनको चीज़ें। कई लेडीज़ होती है ना, पूरा दुकान खुलवा लेंगी, पसंद उसमें से कुछ भी नहीं आएगा उनको, है ना, इस टाइप के जो लोग होते हैं, फिनिकी टाइप के, जो पहनने में, खाने में और किसी भी चीज़ में जल्दी जिसको चीज़ें लाइक नहीं करते, डिसलाइक्स ज़्यादा होती हैं। फिनिकी किस स्पेलिंग है? FINICKY, मूड इनका फिनिकी होता है। वरीड अबाउट व्हाट टू ईट, वियर, डिसलाइक मैनी थिंग्स, ठीक है। फिर है हमारा 8th डिटर्मिनेशन, एंगर एंड सेल्फिशनेस। तो डॉक्टर कैंट ने ऑब्स्टिनेट बताया हुआ है इनके बारे में, बहुत ऑब्स्टिनेट होते हैं। इंडिपेंडेंट बाय नेचर, इंडिपेंडेंट होते हैं वैसे। दे मेक अप देयर ओन माइंड एंड देन स्टिक टू इट,
अपना एक दिमाग उन्होंने बना लिया और उसी पे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। सिलिशिया इज ऑल्सो लाइक दिस, बट आर्सेनिक हैज़ मोर विल पावर एंड कॉन्फिडेंस देन सिलिशिया। ठीक है, जो सिलिशिया है वो लोगों को क्या लगता है स्ट्रिक्ट होने से, तो डिटर्मिनेशन, एंगर एंड सेल्फिशनेस ये हमने देख लिया। सिलिशिया इज ऑल्सो लाइक बट आर्सेनिक आर मोर विल पावर देन सिलिशिया। कॉन्फिडेंस लेवल सिलिशिया में कम होता है और इनमें जो है एक ही पॉइंट पे रहने वाले लोग होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं ये, है ना, सेल्फिशनेस होती है, कोल्ड एंड क्रूएल होते हैं। ये डिटर्मिनेशन वगैरह बता रहे हैं ना उसकी कि बहुत फिक्स्ड बंदा होता है। नो फीलिंग एट ऑल फॉर अदर, सेल्फिश होता है इसलिए। ईजिली इरिटेटेड टाइप होता है। अच्छा, वो अंकल जो आते हैं ना उनकी, जैसे मैं बीपी रेगुलर में चेक करती हूँ, परसों की बात है, जैसे मैंने ऐसे लगा रही थी ना वो बीपी का, तो जैसे वो मफलर सा आ जाता, मैं लगा रही हूँ, मैंने उसको मतलब थोड़ा सा वो आ रहा था बीच में, ऐसे करते हैं मतलब मफलर को ऐसे करते हैं, ऐसे इरिटेटेड बंदा होता है मतलब ये मैं सोची ये क्या हुआ भाई, कोई बात नहीं आराम से हटा जाता, मतलब उनको लग रहा था बार बार ये आ रहा है मफलर, मैं वो बांध रही थी ऐसे करके हटाया उन्होंने ना। तो इस तरह मतलब अंदर ये चीज़ों से छोटी छोटी, देखो ये रिएक्शंस है, हमारे अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं वो ऐसे दिखती हैं आपके अंदर, समझ रही है। तो ये वही उन्होंने लिखा है, इरिटेटेड, ऑलवेज इजिली इरिटेटेड टाइप ऐसे होता है। इरिटेटेड बाई अनटाइडीनेस, इनएफिशिएंसी एंड वेस्ट, दे हाइड देयर इरिटेबिलिटी। अपनी इरिटेबिलिटी को हमेशा हाइड, अब डॉक्टर के क्लिनिक, क्योंकि उनको प्रेजेंटेबल होना अच्छा लगता है कि मैं अच्छा सा दिखूं, अंदर उनकी वो चीज़ चल रही होती है, एंग्जाइटी। जैसे बोलते हैं कई बार पेशेंट बहुत बीमार है, 102 फीवर है उसको, या फिर उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मगर वो क्लिनिक पे आके ना ऐसा दिखाएगा कि कितना मतलब मैं आराम से एकदम अच्छे तरीके से बैठना, बात करना डॉक्टर से अच्छे से। और वही सेम पेशेंट घर पे जब उसकी बीवी से पूछो तो बताएगी कि कितना इरिटेटेड रहता है और कितना परेशान करता है हमको। तो वो प्रेजेंटेबल होना पसंद करता है, इसलिए वो क्लिनिक पे आपको ऐसा दिखेगा, तो आप धोखा खा जाते हो कई बार कि कहीं सिलिशिया तो नहीं है, कहीं गनीशिया तो नहीं है ना, इस तरह की मेडिसिन आने लग जाती है आपके दिमाग में, मगर उसके अंदर बहुत एंग्जाइटी है आर्सेनिक में, वो दिखा रहा है बस ऐसा। मैनी आर्सेनिक कैरी वॉल्केनो ऑफ स्मॉल्डरिंग एंगर, वही अंदर सुलग रहा है उसके वो चीज़ ना, गुस्सा अंदर, और वही फिर शो होता है रेज में, मैलिशियसनेस में, सडन इम्पल्स टू किल, ठीक है, एफर्ट टू सप्रेस एंगर एंड इरिटेशन रिजल्ट इन टेंशन। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर है इसका नेक्स्ट हेडिंग रिलेटिंग मतलब उसके दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसे होते हैं। आर्सेनिक मेक लॉयल एंड डिपेंडेबल पार्टनर, लॉयल होते हैं ये अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा पार्टनर ही मेरा साथ देगा जब मुझे कुछ हो जाएगा, तो इसलिए। अफेक्शनेट होते हैं, ये हमने एक केस देखा था उसमें, इसमें वो अफेक्शनेट थी लेडी जिसको सब प्यार करते थे, वो जो मैन ऑफ द फैमिली थी वाला रूप, हाँ उसमें एक ही रूप, ये एक साइड है उसका आर्सेनिक का, अफेक्शनेट होता है, लोग उसको पसंद करते हैं क्योंकि वो पूरे घर का करता धरता है, सब कुछ कर रहा है वो, तो ऐसे लोग को पसंद ही करेंगे ना लोग। ठीक है, तो हमको ये नहीं सोचना कि सिर्फ उससे लोग इरिटेट ही रहते हैं, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो वो अफेक्शनेट भी है। तो एक ही पिक्चर को नहीं देखना हमने, उसके दूसरा पिक्चर भी दिख सकता है आपको। अगर अफेक्शनेट है, आपको लग रहा है कि इसकी फैमिली वाले सब इसकी इतनी केयर कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आर्सेनिक हम क्या सोचते हैं, फैमिली वाले इससे इरिटेट रहते हैं, परेशान रहते हैं क्योंकि इतना परेशान। अफेक्शनेट भी है, तो ये भी एक पहलू है इसका। तो फैमिली लाइफ कैन बिकम ए हाईली वैल्यूड फोकस फॉर द पर्सनस होल लाइफ, प्रोवाइडिंग ए हेवन ऑफ कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। उस फैमिली लाइफ उसको अच्छी लगती है, फैमिली को टाइम देना अच्छा लगता है, क्योंकि उसके लिए फैमिली उसकी सिक्योरिटी है, कंफर्ट है उसका। ठीक है, इसलिए वो इस चीज़ की तरफ भी बहुत ध्यान रखता है। वन क्वालिटी डेट आर्सेनिक डिमांड्स इन एनी रिलेशनशिप इज रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट चाहिए अपने रिलेशनशिप में। आर्सेनिक एल्बम हैज़ टू मच सेल्फ रिस्पेक्ट टू अलाउ एनी स्पाउस टू डोमिनेट और टेक एडवांटेज। ठीक है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि उसको अलाउ नहीं करता। हाँ, कि आर्सेनिक हैज़ टू मच सेल्फ रिस्पेक्ट टू अलाउ एनी स्पाउस टू डोमिनेट और टेक एडवांटेज, कि उसकी कोई उसकी एडवांटेज ले सके या उसको डोमिनेट कर सके, इतनी उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आर्सेनिक यूजली मेक डिवोटेड पेरेंट्स, Arsenic usually make devoted parents taking their parental duties very seriously and feeling genuinely concerned for their children's welfare. ठीक है, अपने बच्चों को लेके बहुत डिवोटेड होते हैं, उनकी हर एक चीज़ के लिए कंसर्न्ड होते हैं। Some arsenic parents have a tendency to value the child's material prospect in life more highly than his emotional fulfillment. ठीक है, तो ये ज़्यादातर अपने बच्चों के जो मटेरियल प्रोस्पेक्ट होता है उसकी तरफ ज़्यादा इनका होता है। ये जैसे पेरेंट्स होते हैं, नाचना गाना नहीं है, ये नहीं करना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे वो बनो, कुछ अच्छा
जॉब लेके आओ, अपनी अच्छी कुछ करियर बनाओ, इस चीज़ों पे ज़्यादा उनका होता है एज़ कम्पेयर टू इमोशनल फुलफिलमेंट। ठीक है, तो इस वजह से कई बार बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं इनके। हाँ, झगड़ा मतलब जो बगावत करने वाले बच्चे बन जाते हैं कि हम नहीं करेंगे जो आप बोलोगे, हम ऐसे हो जाते हैं। तो इनको फिर क्या फील होता है, देन आर्सेनिक पेरेंट्स फील्स अनएप्रिशिएटेड वॉन्डरिंग वेयर दे वेंट रॉन्ग। फिर उनको ऐसा लगता है हमने कहाँ पे क्या गलती कर दी जो बच्चे हमारे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आती है उनके अंदर फिर। ठीक है, फिर लास्ट में है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है इनका? फिजिकली आर्सेनिक टेंड टू डिवाइड अलोंग द लाइन ऑफ द थॉरोब्रेड एंड द ड्रॉ हॉर्स विथ कंसिडरेबल ओवरलैप बिटवीन दैम। वही मतलब असली नस्ल का घोड़ा जिस तरह के, मतलब इस तरह के उसके फीचर्स भी रिफाइंड से आपको दिखेंगे, है ना। और इन दोनों के बीच का ड्रॉ हॉर्स और थ्रोब्रेड दोनों ओवरलैप बिटवीन देम। बोथ टाइप्स हैव ए टॉट सिन्यू बॉडी एंड बोनी फेशियल फीचर्स। ठीक है, बोनी फेशियल फीचर्स होंगे, बहुत चबी चबी नहीं होंगे। द रिफाइंड टाइप हैज ए स्लिम बॉडी विद लॉन्ग बोनी फिंगर्स। ठीक है, उंगलियां भी इनकी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां होंगी, है ना। द वुमेन टेंड टू बी पिटाइट विद स्मॉल डेलिकेट फेशियल फीचर्स। पिटाइट मतलब छोटा, है ना। तो वुमेन्स कैसी होंगी इनकी? पिटाइट विद स्मॉल डेलिकेट फेशियल फीचर्स एंड द मैन ऑफन हैव नैरो एक्विलाइन नोजेस। वही हमने नोज का देखा था, जैसा नैरो पतला सा नोज होएगा इनका, गिविंग ए रोमन और हॉकिश अपीयरेंस। नोज पॉइंटेड होएगी इनकी, है ना। द रिफाइंड टाइप हैज़ फाइन हेयर विच इज़ यूजली स्ट्रेट। ज़्यादातर स्ट्रेट हेयर होंगे, रिफाइंड होंगे, पतले हेयर होंगे। और द मोर अर्दी टाइप हैज़ ए शॉर्ट मस्कुलर और स्टॉकी बॉडी विथ शॉर्ट स्ट्रॉन्ग लिम्स एंड ए लेस रिफाइंड फेशियल फीचर्स। जो अर्थी टाइप हैं वो इस तरह के दिखेंगे, विच स्टिल टेंड्स टुवर्ड्स बोनीनेस। बोनीनेस होगी इनमें भी, बोनी फीचर्स होंगे। द आईज ऑफन हैव काइंड ऑफ हॉलो लुक अबाउट देम बीइंग सेट बैक ए लिटिल इन देयर सॉकेट। जो थोड़ी सी धसी हुई सी आंखें होती है ना, उस तरह की, सॉकेट के अंदर अंदर को पूरी, being set back a little in their socket. The hair is more likely to be black than that of the refined type, which is often light brown and is thicker and coarser. ठीक है, ये हो गया हमारा फिलिपिन बैलेसे। लेते हैं पैथोजेनेसिस और स्फीयर ऑफ एक्शन, है ना। तो आर्सेनिक एल्बम का हमारा स्फीयर ऑफ एक्शन है, मेन सीट ऑफ एक्शन ऑफ आर्सेनिक आर माइंड, नर्व्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, जॉइंट्स, पेरियोस्टियम, लिवर, स्प्लीन, लिम्फेटिक ब्लड्स और लंग्स, स्किन, स्टमक, एलिमेंट्री कैनाल। आर्सेनिक एक्ट्स मोर प्रॉम्प्टली ऑन वेजिटेरियन देन ऑन नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, ये भी है, वेजिटेरियंस में ज़्यादा यूज़ होती है देन नॉन। और इसका उल्टा सीधा होता है नक्स वोमिका और एलियम सेटाइवा में। नक्स वोमिका नॉन वेजिटेरियंस में बहुत यूज़ होती है ना। उनकी जो डाइट होती है वो थोड़ी सी इस तरह की होती है, जिसकी वजह से उनकी और सारी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं नक्स में बहुत ज़्यादा। फिर हमारा पैथोजेनेसिस इसकी। आर्सेनिक इज ए पॉइजन एंड कॉजेज कॉन्स्टेंट एंड वायलेंट इरिटेशन टू ऑल टिश्यूज। ठीक है, और इसके डिस्चार्जेस भी हमने देखा था एक्रिड होते हैं बहुत ज़्यादा। एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इट प्रोड्यूसेस ए पिक्चर लाइक कॉलरा एशियाटिका। ठीक है, जैसे कॉलरा में होता है वो सारे सिम्टम्स दिखते हैं हमको। इट अटैक्स ब्लड कॉजिंग सेप्टिक चेंजेस। ब्लड में अगर जाएगा तो कैसे सेप्टिक चेंजेस आएंगे? एक्जेंथीमेटा, एकाइमोसिस, पेटिकियल हेमरेज। ठीक है, एक्जेंथीमेटा में क्या होता है? एन एरेप्टिव डिजीज विद फीवर एज स्मॉल पॉक्स। ठीक है, एक्जेंथीम ये होता है। एकाइमोसिस हमको पता ही है, जो ब्लूइश वो बन जाते हैं, खून इकट्ठा हो जाता है जिसमें, तो वैसे एकाइमोसिस हो गया। और पेटिकियल हेमरेज, जो हेमरेजेस होते हैं पेटिकियल नीडल जैसे, है ना। इट अटैक्स वेन। और एकाइमोसिस में क्या होता है? एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड होता है, जिसमें नीले नीले से धब्बे पड़ जाते हैं, ब्लैकिश धब्बे पड़ जाते हैं ना। इट अटैक्स वेन्स, वेरिसेस विच बर्न्स लाइक फायर। ठीक है, स्पेशली एट नाइट। इट अटैक्स सीरस मेम्ब्रेन कॉजिंग कोपियस सीरस एफ्यूजन्स। ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन को अगर करेगी तो वहाँ से एफ्यूजन्स होंगे। इट अटैक्स ग्लैंड्स विच इंक्लूड विच इंड्यूरेट एंड सपुरेट। ठीक है, हार्ट हो जाएगा वो पोर्शन जब ग्लैंड्स को ये करेगा अटैक। तो इट कॉजेज इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग विद बर्निंग, लैंसिनेटिंग पेन्स। इट अटैक्स पेरियोस्टियम। ठीक है, जो हमारे बोन्स के चारों तरफ लेयर है उस पर अटैक करता है। इट अटैक्स जॉइंट्स कॉजिंग पेलनेस, स्वेलिंग, बर्निंग पेन्स। इट ऑल्सो कॉजेज जनरल एनासार्का, स्किन पेल, वैक्सी, अर्दी कलर्ड। इट कॉजेज रैपिड एमेसिएशन। It also causes ulceration which burns like fire, producing pain and discharges which may be scanty, putrid and offensive. The skin is irritated, producing violent itching and burning, followed by eruption and ulceration. और constitutional physical makeup, the patient is lean, thin, debilitated, having hypocritic face, dirty and waxy look of the skin.
टेम्परामेंट इसका वेरी फास्टिडियस, वांट्स एवरीथिंग नीट, क्लीन एंड ऑर्डर। रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड में चिली होता है, देयर इज इंटरनल चिलीनेस एंड सो द पेशेंट क्रेव्स हीट एक्सेप्टिंग इन आउटर हेड। हेड में उसको ठंडा चाहिए और जनरल उसको गर्म चाहिए, ठीक है। मियाजम आर्सेनिक हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। और डायथिसिस इसका कैसा है, स्क्रोफुलस डायथिसिस है, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे। और लास्ट में इसका वो देख लेते हैं, रिलेशनशिप। जनरल एग्रेवेशन पीरियोडिकली आफ्टर मिडनाइट, मिडडे एंड 12 to 2 PM AM। कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स से एग्रेवेशन है, एक्सर्शन से, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड से, विद हेड लो। एम्लोरेशन को हीट इन जनरल है एक्सेप्ट हेड विच इज टेम्पररी रिलीव बाई कोल्ड। हॉट ड्रिंक्स, हॉट एप्लीकेशन से एम्लोरेशन है, मोशन एलिवेटिंग द हेड से एम्लोरेशन है, कंपनी एंड रेस्ट से एम्लोरेशन है। रिलेशनशिप में अगर हम जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री टू सल्फर है, ठीक है। सल्फर, थूजा, रेस्टॉक्स, कार्बोवेज, फास्फोरस एंड सीकल कोर, ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी मिलती जुलती मेडिसिन है ना इसमें। सीकल कोर भी हमने देखा था, फास्फोरस देखा था इसके साथ। फास्फोरस में भी बर्निंग होती है, सीकल कोर में भी सारा कुछ सिम्टम ऐसा ही था, मगर उसमें अनरैप्ड से एम्लोरेशन था, इसमें रैपिंग से और हॉट चीज़ों से था, उसमें कोल्ड चीज़ों से था, ठीक है। एंटीडोट्स कैम्फर, कार्बोवेज, ग्रेफाइट, चाइना, हिपर, इपिकैक एंड नक्सवामिका। तो फिर हम एफएमटी की बुक से भी देख लेते हैं कि आर्सेनिक पॉइजनिंग अगर होती है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं ना। तो सिम्टम्स इन एक्यूट पॉइजनिंग कॉजिंग मैनिफेस्ट विद इन 15 to 30 minutes later after the dose but may be delayed if arsenic is taken with food. There is nausea and burning in the esophagus, stomach and epigastrium, ठीक है। नोजिया वही चीज़, बर्निंग आ गई। जैसे आर्सेनिक पॉइजनिंग अगर होती है तो उसमें ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ही सिम्टम हमको आर्सेनिक की मेडिसिन के पेशेंट्स में भी देखने को मिलेंगी, है ना। nausea, burning, pain in the esophagus, stomach and epigastrium. Severe, continuous and persistent vomiting follows. Vomit initially contains stomach contents, later bile and finally mucus mixed with altered blood, ठीक है। हेमरेजिक होती है टेंडेंसी, तो ब्लड भी आने लग जाता है। The main effects however is diarrhea accompanied by tenesmus and anal irritation, ठीक है। टेनेस्मस मतलब ऐठन सी होगी पेट में और एनस पे इरिटेशन होगी। The stool are tinged with blood, water like the rice water stool of cholera and contain shreds of mucous membrane and fragments of the poison in 3 or 4 hours. Intense thirst is constant feature but drinking water accentuates the vomiting. पानी पिएगा तो वो भी वॉमिटिंग हो जाएगी। Painful cramps in the legs may develop due to dehydration and urine may be suppressed. यूरिन सप्रेस हो जाएगा और क्रैम्प्स पड़ेंगे लेग्स में ड्यू टू डिहाइड्रेशन। स्किन इरप्शन में अपीयर इन द लेटर स्टेज, इन मैनी केसेस remissions occur during which the patient is moderately comfortable. The symptoms then reoccur. Collapse sets in with cold clammy skin, ठीक है। कोलैप्स कंडीशन आ जाएगी, कोल्ड क्लैमी स्किन होएगी, पेल एंशियस फेस होएगा, शंकन आइज, डायलेटेड प्यूपल्स, रैपिड फीबल पल्स, साइन इन रेस्पायरेशन, ठीक है, वो लंबी लंबी सांस, कन्वर्जन्स और कोमा में प्रोसीड डेथ, ठीक है। इस तरह से डेथ होती है आर्सेनिक पॉइजनिंग से। इन सम केसेस वेयर द पेशेंट सर्वाइव्स द इनिशियल एक्यूट अटैक, द पॉइजनिंग बिकम सब एक्यूट। द सिम्टम परसिस्ट इन लेसर डिग्री फॉर सम टाइम। अगर वो ज़्यादा मतलब पॉइजनिंग ज़्यादा नहीं हुई हो, कम मात्रा में दी गई है, तो वो सब एक्यूट कंडीशन में चला जाएगा। द पेशेंट बिकम प्रोग्रेसिवली वीक एंड मे डाई ऑफ हार्ट फेलियर and weak in 7 to 10 days. With large dose of arsenic is taken and the poison is quickly absorbed, the symptom of gastroenteritis may be absent and symptom of narcotic poisoning such as vertigo, headache, spasm followed by stupor and vascular collapse may be present. Death occurs in 2 to 3 hours. में थी जिसमें वो दिखाते हैं कि कैसे हमको पता चलता है कि इसकी डेथ आर्सेनिक पॉइजनिंग से हुई है। उसका भी एक था जिसमें उसके नील्स और वो ब्लू पड़ जाते हैं, कुछ ऐसा था। एक्सटर्नली इन एक्यूट पॉइजनिंग द बॉडी प्रेजेंटेड डिहाइड्रेट एंड साइनोस्ड अपीयरेंस विद sunken eyeball, the skin is wrinkled and may be jaundiced, rigor mortis lasts longer than usual, petechial hemorrhage under the endocardium of the left ventricle। ये सारे पोस्टमार्टम पे पता चलते हैं ना कि इसकी डेथ इस पॉइजन की वजह से हुई है। Left ventricle are comparatively common and may be found even when the stomach present little sign of irritation. Hemorrhage may be found in the abdominal organ. Occasionally there may be widespread hemorrhage in larynx, trachea and lungs. तो इसी तरह के सिम्टम्स भी हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आर्सेनिक एल्बम हमने कंप्लीट कर ली है और नेक्स्ट अब हम रेमेडी करेंगे कैलकेरिया कार्प।
जो इससे काफ़ी मिलती जुलती है, उसमें भी इनसिक्योरिटीज़ बहुत होती हैं, फियर और इनसिक्योरिटीज़, तो वो हमको डिफ्रेंशिएशन पता चलेगी आर्सेनिक के साथ कैलकेरिया की। और ये हमने सारी बुक्स से भी पढ़ा है, रिपर्टरी से भी पढ़ा है, और अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स और अच्छे डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर शंकरन हैं, डॉक्टर विजयाकर हैं, सभी के यूट्यूब वीडियो से भी पढ़ा है। तो ये हम कंप्लीट करते हैं आज, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।